नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, पीएसयू बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। वो न्यूज़ काफ़ी टाइम से चर्चे में है दोस्तों। मैंने भी काफ़ी वीडियो इसके ऊपर आपको हर बार जब भी अपडेट आया तब मैंने बनाया, बट दोस्तों बहुत कन्फ्यूज़न हो चुका है क्योंकि नीति आयोग ने 2 नाम सबमिट किए। तो वो कौन से 2 नाम हैं, उसमें मीडिया ने तो अपने हिसाब से बोल दिया कि आईओबी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा दोस्तों। और उन दोनों स्टॉक में जो हाल हुआ है उसमें जो क्या सुफिशियस थिंग हुई है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और कौन सा बैंक है जो कैंडिडेट है कि जिसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, और बाकी 2 बैंक के क्यों नहीं है उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा दोस्तों। चार्ट के ऊपर बताऊंगा और मेरे पास डेटा भी है, उसके हिसाब से भी बताऊंगा आपको कि यही स्टॉक जो है जो आपको पकड़ के रखना चाहिए दोस्तों। 3 बैंक है अपने पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक दोस्तों। तीनों का लास्ट क्लोजिंग पहले देख लेते हैं, फिर हम चार्ट के ऊपर चलेंगे और फिर मैं लॉजिकल रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये 2 बैंक नहीं चलेगी और ये बैंक में ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक है दोस्तों, इसमें हम ओपन क्लोज में नहीं जा रहे, सीधा डिलीवरी वॉल्यूम को चेक करते हैं तो 27.10% दोस्तों डिलीवरी का जो है वो हुआ है दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर देखेंगे तो 43.88% दोस्तों हुआ है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 57.11% हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया डिलीवरी वॉल्यूम है। और डिलीवरी वॉल्यूम जब होता है, अच्छा परसेंटेज वाला वॉल्यूम होता है, तो उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, लोग स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के मूड में है। अब चार्ट के ऊपर सीधे आ गए हैं दोस्तों, वीकली मोड के ऊपर चार्ट है। वीकली मोड जो है वो 3 मंथ से लेके 12 महीने की अवधि के लिए होता है दोस्तों। और ये सारे न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, जिसमें पहला स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। पहले स्टॉक में इसका एनालिसिस कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 23.10 का जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था, आपने अगर पुराना मेरा वीडियो देखा है तब भी यही लेवल मैंने रखा था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल वीकली चार्ट के ऊपर इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। तो उस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया है दोस्तों, 4-5 बार किया और दोस्तों इस बार भी कर दिया। अगर न्यूज़ तगड़ी थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही प्राइवेटाइज होने वाली है, तो दोस्तों ये स्टॉक को कहाँ क्लोज होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। और वॉल्यूम भी अब देखो ठीक ठाक है, वॉल्यूम बहुत इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं आया। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर सीबीआई जो है वो मुझे कैंडिडेट नहीं लग रहा है। बट दोस्तों जो बाकी जो डेटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सीबीआई है वो भी हम उस डेटा में चेक करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लियर हो चुका है कि ये ब्रेकआउट लेवल नहीं आया, तो उसकी मीनिंग यही है कि सीबीआई नहीं है। अब दूसरे स्टॉक के ऊपर दोस्तों चलते हैं, इंडियन बैंक ऑफ ओवरसीज दोस्तों। अगर इंडियन बैंक ऑफ ओवरसीज की बात करें तो दोस्तों जो लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल के तौर के ऊपर था यहाँ पे, वो 19.70 का था। और उस लेवल को लास्ट टाइम टच किया, उसके सेकंड वीक भी टच किया, और दोस्तों स्टॉक है ना ऊपर भागा और फिर वहाँ से धड़ाम करके नीचे आया। बट दोस्तों आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे आसपास उसने सपोर्ट भी लिया है वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी बेहतरीन है इसमें आईओबी में, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। आप देखो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है वीकली चार्ट के ऊपर, हमें दिख रहा है। और स्टॉक अपना जो 100 था उसके ऊपर क्लोज होने में सक्षम हुआ है। क्या ये स्टॉक हो सकता है? पॉसिबिलिटी है दोस्तों, बट मैं आगे इसके रीज़न भी बताऊंगा कि ये स्टॉक होगा कि नहीं। हमें 3 में से जो भी बेस्ट कैंडिडेट होगा उसी में पैसा लगाना है, क्योंकि पैसा बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि हम सब स्टॉक में नहीं लगा सकते। तो कौन सा स्टॉक देगा वो हमें लॉजिकल रीजन जो भी है उसके ऊपर भी, जो डेटा है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। जब दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी दोस्तों इसको हम ज़्यादा कवर किया था। क्यों कि दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था ट्रेंड लाइन का, तो वहाँ पे आया था, तो मैंने बोला था कि दोस्तों बाई करो। फिर जो न्यूज़ आया उससे पहले ही वीक में दोस्तों स्टॉक भाग गया कि प्राइवेटाइजेशन में जो 2 नीति आयोग ने बोला था कि होगा, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ दोस्तों इसने तोड़ दिया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, वॉल्यूम दूसरे वीक भी हुआ है,
स्टॉक ने हाई बनाया और धड़ाम करके नीचे आया और जो सपोर्ट लेवल था उसको इसने रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर ही क्लोज हो गया। यानी कि जो 26.30 का रजिस्टेंस था उसको उसने रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर क्लोज हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 वीक में वॉल्यूम आया और जब मीडिया ने पब्लिश किया था तब ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं था उस लिस्ट में, वहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ ओवरसीज था। तो ये जो लेवल था 26.30 का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक देखो ये लाइन को कितनी बार टच किया है दोस्तों, यहाँ पे 14 मई को टच हुआ है, उसके ऊपर गया 16 अप्रैल को गया है, उससे पहले दोस्तों 19 फरवरी को गया है दोस्तों स्टॉक। और भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन से लेवल है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे 2017 का जो रजिस्टेंस था उसको रिस्पेक्ट कर रहा था और अब वो पहला ही सपोर्ट लेवल भी था दोस्तों। तो यानी कि इस लेवल को तोड़ा है, इसका मीनिंग ये है कि उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है अभी। तो ये कैंडिडेट पॉसिबल हो सकता है। अब लॉजिकल रीजन के साथ मैं बताऊंगा डेटा के साथ कि कौन सा स्टॉक है जो हमें लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है और वो प्राइवेटाइजेशन होने का प्रबल दावेदार है दोस्तों मीडिया धूम मचा के पीछे पड़ गई थी कि आईओबी एंड सेंट्रल बैंक की प्राइवेटाइजेशन के नेम हैं जो नीति आयोग ने सबमिट रिपोर्ट किया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों दोनों स्टॉक जो है जहाँ पे 20 बिग फिश यानी कि जो HNI और बड़े इन्वेस्टर है वो स्टॉक को डंप कर रहे थे इन लास्ट 2 to 3 डेज और रिटेल इन्वेस्टर उसको बाय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ मीडिया बोल रही थी दोस्तों, सारे न्यूज़ चैनल पे आप निकाल के देख लो कि भाई यही 2 बैंक है जो प्राइवेटाइज होंगे। तो आप कैश वॉल्यूम देखेंगे तो 136 लाख शेयर्स सीन इन आईओबी एंड 124 लाख शेयर इन सेंट्रल बैंक। और इसकी वजह से ही दोस्तों बड़े खिलाड़ी बेच रहे थे और रिटेल इन्वेस्टर बाई कर रहे थे क्योंकि उनको होप था कि ये आगे हो सकता है दोस्तों। और आईओबी और इसमें ये रुझान था और बैंक ऑफ महाराष्ट्र था वो फ्लैट क्लोज हुआ था दोस्तों उसी दिन पे। और in spite of a weakness seen in last 1 hour across the board with a cash volume of 94 lakhs। तो दोस्तों ये जो डेटा है वो पूरा ऑथेंटिकेटेड डेटा है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा रीजंस आपको कि आईओबी एंड सेंट्रल बैंक क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो सकते हैं और कौन सा बैंक प्राइवेटाइज हो सकता है विथ रीजन में बात करूंगा दोस्तों। तो दो बैंक जाएंगी, ठीक है, उसमें से अपने को जो कंफर्म ज़्यादा लग रही है उसमें ज़्यादा अगर पैसा लगाएंगे तो हमें पैसा अच्छा बिजनेस मिल सकता है दोस्तों, पैसा बनेगा दोस्तों। फॉर आईओबी अगर आप बात करते हैं कि आईओबी इज येट टू डिक्लेयर अ Q4 नंबर जो 14 जून को ड्यू है दोस्तों और विदाउट विच नो स्ट्रेटेजिकल सेल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। दूसरी चीज़ है 2 जून आईओबी का जो बोर्ड है वो अलॉटेड 246 करोड़ इक्विटी शेयर एट ₹10 और 16.63% टू गवर्नमेंट for a 4,100 करोड़ विच इज़ कैपिटलाइजेशन एंड नीड बेस्ड कैपिटल इन्फ्यूजन। तो दोस्तों ये चीज़ हमने भी कवर करी थी ये न्यूज़ में। तो फिर वो कैसे हो सकता है कि वो कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट मे नॉट एबल टू जस्टिफाई दिस कैपिटल इन्फ्यूजन इफ इट पुट ऑन अ ब्लॉक नाउ। तो 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों जो मार्केट कैप है वो 40,750 करोड़ है एंड नॉट ऑफ 35,421 करोड़ सोन बाय BSE है दोस्तों। वो तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा बैंक बेचना नहीं है, इतना बड़ा बैंक। अब सेंट्रल बैंक के ऊपर चले जाते सीधा दोस्तों। सेंट्रल बैंक ने डिक्लेयर किए Q4 नंबर FY20 के और जो उन्होंने बताया था कि 7 जून को 2 PM के कि भाई उनका कोई स्ट्रैटेजिक सेल का डिसीजन है ही नहीं। तो और नीति आयोग का जो रिजल्ट आया था वो 3 जून को आया था। ऑन 29 में सेंट्रल बैंक बोर्ड अलॉटेड 28 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ विच 17.11 पर शेयर टू गवर्नमेंट फॉर 4,800 करोड़। तो वही कैपिटलाइजेशन एंड नीड बेस्ड कैपिटल इन्फ्यूजन मूव। सेंट्रल बैंक जो मार्केट कैप है वो 19,000 करोड़ है एंड नॉट ₹13,516 करोड़ एज सोन बाय BSE which is seen too expensive to strategic sell when bank has a GNPA of a 16.13% and NNPA is a 5.57%। अब दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्यों हो सकता है स्ट्रेटेजिक सेल वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मार्च का है वो कि टोटल इश्यूड शेयर है वो 656 करोड़ है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रही है 612.27 करोड़। बैंक PSU बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी 19.41 करोड़ शेयर होल्ड कर रही है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड FII जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है 29 लाख शेयर एंड FII 52 लाख शेयर होल्ड 0.81 करोड़ शेयर दोस्तों। दिस लीव्स 23.52 करोड़ एज अ पब्लिक फूड विच हैज 7.5 करोड़ HNI ने दोस्तों। HNI के पास पड़े हैं लिविंग 16 करोड़ शेयर्स हेल्ड बाय 290 lakh individual investors giving average holding of 550 shares by each of them. But after 31st in last 2 months, even HNI acquired 6 crore more shares, reducing retail holding to about 10 करोड़ शेयर दोस्तों। तो इसकी वजह है कि HNI बहुत ही बुलिश है और जो फंड मैनेजर भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक में मूवमेंट आएगा दोस्तों। अब हम सीधा चार्ट के ऊपर देखते हैं इसको। अब दोस्तों आपको लॉजिकल डेटा भी मिल गया पूरा और चार्ट के ऊपर भी मैंने तीनों स्टॉक समझा दिए थे। बट दोस्तों कौन सा स्टॉक है जो बेस्ट हमें रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से चल सकता है, तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों। क्योंकि जो डेटा सजेस्ट कर रहा है वो हमें यही बता रहे हैं डेटा कि यहाँ पे हमें टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है दोस्तों। और यहाँ पे जो लाइन है 26.30 का वो मेजर सपोर्ट लेवल आ रहा है, तो हमारा रिस्क बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ आ सकता है और यही प्रबल दावेदार होगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा तेजी आ सकता है और उसका जो लेवल 30 का अगर तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट रजिस्टेंस लेवल है वो 41 रुपीज़ के आसपास है। तो बहुत ही तगड़ा मूवमेंट हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। आगे जो भी अपडेट आएगा PSU बैंक का प्राइवेटाइजेशन का, उसको मैं अपने चैनल के ऊपर कवर जैसे हर बार करता हूँ वैसे करता रहूँगा और आपको लेटेस्ट अपडेट इस PSU बैंक का प्राइवेटाइजेशन में मिलता रहेगा दोस्तों। बट अभी के डेटा के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये बाजी जीत सकता है और इनके जो शेयर होल्डर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, उसके पैसे बन सकते हैं क्योंकि दोस्तों HNI और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर बाई कर रहे हैं और सेम टाइम में वहाँ पे IOB और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से इन्वेस्टर निकल रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर। तो हमें बिल्कुल सिंपल से लॉजिक के साथ यही स्टॉक है महाराष्ट्र बैंक जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए और इसमें लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें दिख सकता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। अगर आप इस स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो दोस्तों तो आप फ्री में लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने डाली हुई है, तो आप वहाँ से फ्री में डीमेट अकाउंट 10 मिनट में ओपन कर सकते हैं दोस्तों। और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।